आज हमारे साथ हैं एडवोकेट राहत अली साहब, जिनसे हम सीखेंगे कानून और वकालत के बारे में, किसी गरीब आदमी तक न्याय कैसे पहुँचे, कुछ खास बातें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया तौहीद भाई और फैसल भाई, जी, हमें अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और हो सकता है और ये भी है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी जी, पॉडकास्ट बनाने में जी। जी, और काफ़ी मेहनत करते होंगे आप जी, लोग। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। या सबसे पहले हमें ये बताइए कि आजकल लोग हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने वकालत क्यों चुनी? इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। जी, ऐसा था कि सन 2012 में हमारे एक दोस्त हैं, उनका चालान कट गया था। जी, अब चालान कटने के बाद उस समय क्या होता था, चालान कटने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी पुलिस जमा कर लेती थी वहीं अपने पास। जी, पुलिस ने उसकी ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर लिया। जी, जमा करने के बाद उन्होंने क्या किया, ले लिया उन्होंने। उसके बाद लोक अदालत लगना स्टार्ट हुई। लोक अदालत लगती थी, उसका सम्मन आया जी, उस मेरे दोस्त के पास। सम्मन आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि राहत जी, दोस्त हैं मेरे, राहत भाई एक ऐसे सम्मन आया हुआ है, बेटा चलते हैं लोक अदालत में निपटाते हैं उसको। दोबारा फिर हमने बोला चलो फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आने दो। फिर जी, लोक अदालत आई, फिर सम्मन आया। जी, पुलिस वो सम्मन लेके गई उसके घर पे। जी, वो फिर आया कि राहत यार सम्मन आया है मेरे घर पे। हुँ, मेरा चालान कट गया था। चल लोक अदालत चलते हैं। संडे का दिन था, हम दोनों लोग लोक अदालत पहुँचे। लोक अदालत पहुँचने के बाद हम लोग उस विभाग में गए, जहाँ से चालान कटा। जी, उससे बात की जो बाबू से, हमने कहा ऐसे-ऐसे चालान आया, ये सम्मन है। उसने देखा कि जी, हाँ, तुम्हारा चालान खत्म कर देंगे, ₹5400 लगेंगे। जी, अब उन्होंने बोला ₹5400 कटे लगेंगे, हुँ, 5400 हमारे लिए इज़ अ बिग कॉस्ट, बहुत जी, पैसा, बड़ा पैसा। जी, तो हमने सोचा, किसी एक दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि एक वकील साहब हैं, उनके पास चले जाओ। हम वकील साहब के पास पहुँचे। जी, तो वकील साहब से बात हुई, तो वकील साहब ने बोला कि मैं इसे करा देता हूँ। तो वकील साहब हमको लेके गए। जी, वकील साहब ने चालान भरा और वहाँ कागज़ दिया। कागज़ देने के बाद हमारा एप्लीकेशन लगाई और वहाँ दे दिया। जस्ट सामने ₹300 का हमारे ऊपर जुर्माना लगाया। जी, हमने ₹300 जमा किए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले आए। हुँ, उस दिन हमारे दिमाग में आया कि ये पेशा भ्रष्टाचार को कुछ कम करता है। जी, इसलिए हमने उसी दिन से ये सोच लिया कि हमें वकालत करनी है। गरीब आदमी को न्याय मिल उसी दिन जाता है। से हमने वकालत में एडमिशन ले लिया जी, और उस समय हमारी बीएससी फाइनल हो गई थी और तुरंत वकालत में आ गए। जी, जैसे किसी गरीब व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसका किस प्रकार लाभ उठाएँ, उनके बारे हाँ, में आप जी, जी, बताइए? जी, बिल्कुल सही बात। सबसे पहली बात ये है कि संविधान के अंतर्गत या कानून के अंतर्गत समानता का अधिकार है। सभी नागरिक समान हैं। कानून के अंतर्गत सभी नागरिक नागरिक जो भी हैं देश के, वो सब समान हैं। धर्म, जाति, लिंग और तुम्हारा धर्म से कोई मतलब नहीं है। सबके लिए कानून और किसी को बिल्कुल विशेष किसी अधिकार नहीं है। विशेष अधिकार है ही नहीं किसी को। स्वतंत्रता की बिल्कुल आज़ादी है, बोलने की बिल्कुल आज़ादी है, अपनी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है और किसी भी प्रकार की सभा करने की पूरी आज़ादी है और किसी प्रकार का कोई भी धर्म को लेके या किसी विशेष को लेके कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अब आते हैं हम बात गरीब आदमी को न्याय कैसे मिले, गरीब आदमी के अधिकार कहाँ हैं, कैसे हैं? गरीब आदमी को अगर कोई शोषित शोषित व्यक्ति किसी का शोषण होता है, तो शोषण करने के लिए वो एफआईआर कराएगा, एप्लीकेशन देगा, उसको न्याय दिलाने का पूरा अधिकार गवर्नमेंट ने दे रखा है, जी, संविधान ने दे रखा है। पूरा न्याय दिलाने की पूरी प्रक्रिया गवर्नमेंट कराएगी। जी, और अगर आपको कोई शोषण का पूरा अधिकार मिला हुआ है, राइट टू एजुकेशन आपको मिला हुआ है, हुँ। राइट टू फूड सेफ्टी आपको मिला हुआ है, राइट टू हेल्थ आपको मिला हुआ है और सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं, आप सारे अधिकारों से जाके तो इन्हीं अधिकारों का लोग किसी भी कैसे प्रकार फ़ायदा का उठाएँ? किसी भी जी। प्रकार की अगर आपको शोषण होता है, आपको तो सीधा हाई कोर्ट अब में आप जाके हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके लिए पूरे सब खुले हुए हैं। पीआर जनहित याचिका भी दाखिल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पूरी सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा पूरी मदद की जाएगी। ये हमें ये बताइए ये खसरा और खतौनी ये क्या होता है? खतौनी, खतौनी खतौनी जो होती है, उसमें हमारा जो खेत का रकबा, जैसे खेत में हमारा कितना मीटर का है, जी, कितनी कड़ी का है जी, साइज़ और उसका, साइज़ मतलब जी, चौड़ाई, लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से लंबाई-चौड़ाई, एक पूरा एक रकबा लिखा होता है कि ये इतने बीघा का है और जी, जो खतौनी में जो रकबा लिखा होता है, वो हेक्टेयर में लिखा होता है। जी, या तो उसको हेक्टेयर में पढ़ सकते हैं हम और लास्ट अगर डिजिट जोड़ेंगे, वो मीटर में पढ़ सकते हैं। जी, तो हमारा जो खतौनी होती है, उसमें हमारा नाम होता है जी, और हमारा रकबा होता है, हमारा कितना रकबा है, मतलब हमारा कै बीघा का खेत है। हुँ, खसरा जो होता है, खसरे में हमारा ये लिखा होता है कि इस समय उस खतरे में आबादी है खसरे में, जी, या वहाँ पे गेहूँ हो रहे हैं, या मक्का हो रहा है, या बाजरा हो रहा है, या वहाँ पे कोई कॉमर्शियल हो रहा है, उसमें खसरे में कॉमर्शियल लिखा होगा, जी, या वहाँ पे हमारा धान मिल लगा है, या कोई भी हमारा बाग है, आम का बाग है या अमरूद का बाग है, जो भी है वो खसरे में आएगा।
तो भैया हमें ये बताइए, जो एफआईआर होती है और एनसीआर, जी ये जी क्या जी। होता है? एफआईआर जो होती है, एफआईआर जो होती है वो संज्ञेय अपराध में होती है। मतलब? संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी है, जी, बड़े अपराध। बड़े अपराध। जी, उसमें पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करती है, जी, तुरंत कार्रवाई करती है, जी, तुरंत मुलजिम को पकड़ सकती है और पकड़ के उसको जेल भेजने का जी, प्रोसेस रहती है। और एनसीआर जो होती है वो छोटे-मोटे, हल्के-फुल्के केस में की जी, जाती है, जैसे गाली-गलौज, मारपीट, जैसे नॉर्मल छोटी-मोटी कंप्लेंट। नॉर्मली छोटे-मोटे मारपीट, गाली-गलौज, जी, घर के छोटे-मोटे झगड़े, इसमें पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, सॉरी एनसीआर दर्ज कर लेती है। जी, एनसीआर दर्ज करने के बाद उसमें अपनी जाँच करती है, जी, उसमें गिरफ्तारी कोर्ट की अनुमति से करती है। जी, और उसके बाद अगर उसको लगता है वो गैर संज्ञेय अपराध नहीं है, अगर संज्ञेय अपराध है मतलब ज़्यादा बड़ा अपराध है, तो उसको जी, एफआईआर में कन्वर्ट कर सकती है। जी। ये बताइए, ये सम्मन और वारंट होते हैं, जी, इनमें जी। क्या-क्या अंतर होता है? समन एक बुलावा है, जी, बीएनएस की धारा 63 के अंतर्गत आता है। जी, बुलावा ये है जैसे आप किसी मुकदमे में आप वादी हैं जी, या आप किसी मुकदमे में आप गवाह हैं, जी, तो आपको बुलाने के लिए एक समन जारी किया जाता है। जी। आपको ये कहा जाता है कि अब एक आपको समन भेजा गया है, कहाँ आप से इस आता है ये? ये कोर्ट से आता है। जी, आपको बुलाया जाता है कि इस तारीख में आपको हाज़िर होना है और अपनी जी, बात को रखनी है, आपको बात को कहनी है जी, या जो भी आपने मुकदमा चल रहा है, वादी हैं, प्रतिवादी हैं, तो आपको बुलावा है, कोर्ट से एक बुलावा है, समन। जी, आप उसको इग्नोर कर गए। जी, फिर आता है वारंट। जी, इसका मतलब है कि आपने समन पे आपने सुनवाई नहीं की, इसलिए आपको वारंट भेजा गया है। वारंट जी। का मतलब होता है अब आपको आना है, हुँ, चाहे वो पुलिस आपको पकड़ के लाए, ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती लाए, जी, लेकिन आपको अब कोर्ट में आना है, आपको अच्छा। आना ही पड़ेगा। आपको जी, ज़बरदस्ती लाया जाए, जैसे भी जिसे भी न्याय प्रक्रिया से जैसे किसी भी भी आपको लाया जा सकता है, स्थिति में उपस्थित आपको होना लाया पड़ेगा। जाएगा। जी। समन ऐज़ अ आपका बुलावा, वारंट अब आपको आना है। सम्मन प्यार से, सम्मन प्यार से है, वारंट ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती अब तो आपको पहुँचना ही लाना पड़ेगा। ही पड़ेगा, आपको जी, आना ही पड़ेगा। किसी भी स्थिति में हाजिर किसी होना भी है। स्थिति में आपको हाज़िर जी, होना है। जैसे गिरफ्तारी के समय जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पहुंचती है, तो वो व्यक्ति डर जाता है, थोड़ा डर का माहौल होता है। तो वो व्यक्ति ऐसा क्या कुछ पुलिस से सवालात कर सकते हैं जिनका पुलिस को भी सवाल जवाब देना अनिवार्य हो जाता है? हाँ, 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 बिल्कुल। पुलिस से पहला सवाल ये कर सकते हो कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? जी, मेरे खिलाफ किसने एफआईआर कराई है, जी, एनसीआर कराई है? क्या सिविल का कोई मैटर है या मेरे साइबर क्राइम का कोई मैटर? किस तरह का मेरा क्या अपराध है? अपराध है? संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है? संगीन अपराध है या कम संगीन अपराध है? और क्या इस क्राइम की या मुझे पकड़ के ले जा रहे हो आप मुझे मेरे खिलाफ, तो क्या ये मेरे घर पे जानकारी दे दी है? जी, या मेरे हल्के के थाने में जानकारी दे दी है? या मुझे वकील से मिलने दिया जाएगा? या मेरा डॉक्टरी परीक्षण कब कराया जाएगा? क्या मुझे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा? ये पूछ सकते हो आप। वकील साहब, ये बताइए, जो भारत में केस लंबे-लंबे चलते हैं, ये 20-20, 30-30 साल, जब तक न्याय मिलता है वो आदमी बूढ़ा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसे न्याय मिलता है। तो इसकी हाँ, क्या खास वजह क्या है? वजह क्या है? ये प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है। जी, अब देश में 4 से 5 करोड़ के लगभग केस पेंडिंग हैं, जी, जजों की कमी है जी, और लोगों को तारीख पे तारीख मिलती रहती है। जी, उसमें भी समस्या ये है, तारीख पे तारीख इसलिए मिलती रहती है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, वो भी जी, थोड़ी-सी जाँच थोड़ी स्लो हो जाती है। जी, जाँच थोड़ी स्लो पहुँच रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स वगैरह थोड़ी स्लो पहुँचती हैं और साक्षियों को, जो गवाहों को सम्मन भेजे जाते हैं या सम्मन वो मुकर जाते हैं, आने जी, वाले टाइम पे मुकर जाते हैं और सबसे बड़ी जज जो वकील हैं, वकीलों का हड़ताल हो जाती है कभी-कभी और जी, तारीख पे लग जाती हैं, तारीख पे तारीख लगती रहती हैं। तो समस्या है लेकिन अब पहले से सुधार हुआ है जी, और सुधार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जी। तो इसकी और समाधान क्या है इसका? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जी, और इन्वेस्टिगेशन ने अब जो बीएनएस में 40 दिन का टाइम दे दिया है जी, इन्वेस्टिगेशन का, उससे भी बहुत जल्दी केस खत्म हो रहे हैं। जी। और क्या नाम और चे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे काम चल जो रहा है। काम किया जा रहा है, वर्चुअल जी, कोर्ट बनाए जा रहे हैं। जी, धीरे-धीरे उनमें काम चल रहा है जी, और एक आने वाले टाइम पे देखेंगे कि जितने भी केस हैं जल्दी से जी, जल्दी खत्म किए जाएँगे। जी, जजों की कमी भी पूरी की जा रही है। जज जी, धीरे-धीरे सब चीज़ों का निपटारा धीरे-धीरे जी, जल्दी-जल्दी आप देखेंगे केस भी खत्म होंगे। जी। ये बताइए, जैसे कोई एडवोकेट बनना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? हाँ, एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको एलएलबी करनी पड़ेगी जी, या आपको बीए एलएलबी करनी ये पड़ेगी। दोनों अलग-अलग होती हैं? दोनों अलग-अलग हैं। बीए एलएलबी 5 साल की है जी, और एलएलबी 3 साल की है। जी,
एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद होती है जी। और बीए एलएलबी इंटर के बाद होती है। जी। दोनों फाइनल करने के बाद उसके बाद हमें स्टेट बार में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी। स्टेट बार हमारा ऑल इंडिया बार जो भी स्टेट बार हो, जी। जिसका जिस स्टेट से हो, जी। अपनी उस स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा देगा। जी। उसके बाद 2 साल के अंदर अपना एआईवी क्लियर कर ले। जी। एआईवी क्लियर करने के बाद अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले ले। उसके बाद अपना किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। ये जो लव मैरिज करते हैं, कोर्ट में जाके मैरिज करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? कोर्ट में मैरिज 2-3 तरह की होती हैं। जी। एक होती है इंटर कास्ट मैरिज, जी। एक होती है इंटर रिलीजन मैरिज। जी। दोनों ही में उम्र, लड़की की उम्र 18 साल जी। और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। जी। और होने के बाद अपने पास के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे जी। और 2 गवाह जी। ले जाके और मैरिज रजिस्ट्रार में जाके अपनी मैरिज रजिस्टर करा देंगे और शादी जी। हो जाएगी। इंटर रिलीजन धर्म अगर दोनों के अलग अलग जी। हैं, उसके लिए हमें डीएम के यहाँ दोनों पक्षों को, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पक्षों को डीएम के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र देना होगा जी। और कुछ टाइम पीरियड के अंतर्गत डीएम उसकी जांच कराएंगे जी। और जांच कराने के बाद अगर दोनों पक्ष अगर उन्हें सही लगते हैं, दोनों जी। पक्ष राजी लगते हैं, तो उसमें परमिशन मिल जाएगी, फिर वो मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो वकील साहब, आज आप हमारे शो पर आए, बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपने कीमती वक़्त दिया हमें। तो हमारे व्यूअर्स को आप कोई एक मैसेज देना चाहें तो? जी, जी, जी। तौहेज़ जी और फैसल जी ने काफ़ी सवाल जवाब हुए हमारे, और कानून के बारे में उन्होंने जो भी पूछा, जी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि पूरा सही-सा जवाब दिया जाए। जी। और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, और इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन लोगों का जो काम है वो लोगों के प्रति अच्छी निष्ठा और सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुँचाने का काम किया, और आगे भी ये आते रहेंगे। और इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।